डियर स्टूडेंट्स, आपने लास्ट क्लास में एरो के साथ इंट्रोडक्शन किया था और जाना था एरे भी क्या है। एक वेरिएबल है जो कि कई सारे डेटा को एक साथ आपके मेमोरी ब्लॉक में स्टोर करता है। ओके, तो ये देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हो x के नाम से या फिर a के नाम से, और अगर आप इसमें इस तरह से वैल्यू स्टोर करते हो तो आप इसे क्या बोलते थे? आप इसे कहते थे एक ऑर्डिनरी वेरिएबल। ठीक है, लेकिन अगर आपको एरे वेरिएबल बनाना होता था तो आप कैसे बनाते थे? आप इस तरह से x राइट करते थे वेरिएबल का नेम, उसके बाद आप असाइन ऑपरेटर का साइन देते थे और यहाँ पे बिग ब्रैकेट्स को स्टार्ट करते थे। ठीक है, और जो भी कंटेंट या फिर जो भी आपको डेटा लिखना होता था वो इसके अंदर आप राइट करते थे, और साथ ही साथ अगर आपको कोई इसके अंदर दूसरा डेटा भी आपको इंसर्ट करना होता था, मीन्स अगर आप चाहते हो इस वेरिएबल के अंदर बहुत सारे अलग अलग डेटा को मैं स्टोर करूं, तो आप क्या करते थे? बिग ब्रैकेट्स के चित्र के अंदर आप पहले डेटा को राइट करते थे। जैसे कि नंबर है तो नंबर सिंपल से आप इसी तरह से राइट कर दोगे, और उसके बाद अगर आपको कोई दूसरा डेटा राइट करना होता था तो आप उसे क्या करते थे? कॉमा से सेपरेट करके इसके अंदर डेटा इस तरह से राइट कर देते थे। ठीक है, और कैरेक्टर अगर आपको स्टोर करना होता था आप सिंगल कोट्स के अंदर कुछ इस तरह से कैरेक्टर को राइट कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो आपका एरे वेरिएबल है, ये क्या है? आपका एरे वेरिएबल। तो एरे वेरिएबल क्या करता था? आपके सभी डेटा को एक साथ स्टोर करने का काम करता था। क्यों ये स्टोर कर पाता है एरे वेरिएबल इतने सारे डेटा को एक साथ? क्योंकि जो आपका एरे वेरिएबल होता है उसको बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक्स अलॉट होते हैं, गिवन होते हैं, क्योंकि जितना डेटा आप इस वेरिएबल के अंदर रखोगे उतने ही मेमोरी ब्लॉक इस x वाले वेरिएबल को मिलेगा। क्योंकि जो x वेरिएबल है ये एक ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं है। ये कौन सा वेरिएबल है? ये आपका एक एरे वेरिएबल है। ओके, अब जरा देखिए, अगर आपको इन डेटा को प्रिंट करना होता था तो आप क्या करते थे? जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, विंडो डॉट अलर्ट मैं यहाँ राइट करता हूँ, और अगर मेरे को इन तीनों डेटा को एक साथ प्रिंट करना है तो जो वेरिएबल का नेम है x, मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता था। ठीक है, जैसे यहाँ पे, और उसके बाद अगर मैं इसको सेव करके रन कराता था तो क्या होता था हमारा? जैसे देखो, मैं ये रिलोड करता हूँ तो जो तीनों डेटा होते थे हमारे वेरिएबल के अंदर, वो तीनों को तीनों डेटा एक साथ प्रिंट हो जाते थे। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरे डेटा है वो तीनों एक साथ प्रिंट ना हो। जैसे मैं क्या चाहता हूँ, मेरा इन तीनों में से कोई एक पर्टिकुलर डेटा ही प्रिंट आउट हो, या फिर मैं चाहता हूँ जो ये फर्स्ट नंबर पे ये वाला सिर्फ डेटा मेरे को प्रिंट आउट करना है। तो ये कैसे होगा, जरा वो समझने की कोशिश करिए। अगर आप इस एरे के किसी भी पर्टिकुलर एक डेटा को प्रिंट करवाना चाहते हो तो आपको यूज़ करना होगा एरे के इंडेक्सिंग सिस्टम को। ठीक है, अब ये इंडेक्सिंग सिस्टम क्या है, ज़रा उसको समझिए। देखिए, यहाँ पे आप एक बात जरूर याद रखिएगा, जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो तो उसके अंदर जो आपकी काउंटिंग होती है वो स्टार्ट होती है ज़ीरो से। ठीक है, बाय द वे, अगर आप नॉर्मल लाइफ के अंदर मैं अगर बोलूँ कि मेरे को काउंटिंग आप सुनाओ तो आप कहाँ से शुरू करोगे सुनाना? 1 से, 1 2 3 4 इस तरह से आप मेरे को काउंटिंग सुनाओगे। लेकिन कभी भी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी काउंटिंग होती है वो कहाँ से शुरू होती है? ज़ीरो से शुरू होती है। तो उसी तरह से यहाँ एरे के इंडेक्सिंग नंबर भी आपका कहाँ से शुरू होता है? ज़ीरो से। तो आपको ये याद रखना होगा कि जब आप एरे बनाते हो और उसके अंदर जो आप पहला डेटा राइट करते हो वो पहला डेटा कहाँ राइट होता है? मेमोरी के, जो आपका मेमोरी ब्लॉक होता है रैम के, ज़ीरो इंडेक्सिंग नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ देखो, एक बार फिर से समझो क्या है जो आपका एरे का जो आपने ब्लॉक बना रखा है, इस ब्लॉक के अंदर आपने जितने भी डेटा राइट किए हैं वो नंबर 1 से शुरू नहीं होते, कहाँ से शुरू होते हैं? ज़ीरो से। ठीक है, तो अगर आप इस 45 को प्रिंट करवाना चाहते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस x वेरिएबल के ज़ीरो इंडेक्सिंग नंबर पे जो डेटा है मैं उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप अमित को प्रिंट करवाना चाहते हो तो आपको ये विंडो डॉट अलर्ट में राइट करना होगा, मैं x वेरिएबल मीन्स जो एरे वेरिएबल का कौन सा डेटा प्रिंट करवाना चाहता हूँ जो कि फर्स्ट इंडेक्सिंग नंबर पे है। तो ये आप 0 1 2 आप जो देख रहे हो ये क्या है? इंडेक्सिंग नंबर्स हैं। तो आप इसको इस तरह से समझोगे कि ये जो हमारा वेरिएबल है x वाला, इस x में 0 से डेटा शुरू हो रहा है। ठीक है, सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अगर आप किसी भी एरे के
कोई भी अगर पर्टिकुलर डेटा को अगर प्रिंट करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना होगा, इंडेक्सिंग नंबर यूज़ करना होगा। अब जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ तो आप उसमें समझ जाओगे, ठीक है। तो जैसे देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ 45 कौन से इंडेक्सिंग नंबर पे, तो आप क्या बताओगे, 0 पे। अमित किस पे है, 1 पे। ये वाला किस पे है, 2 पे। इसके बाद जो डेटा होता है वो किस पे होता है, 3 पे। मीन्स वैसे तो ये आपका 1 से शुरू है, 1 2 3। आप नॉर्मल लाइफ में अगर मैं बोलूँ कि ये कौन सा डेटा है तो आप क्या बताओगे, ये पहला डेटा। इसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, दूसरा, और ये तीसरा, आप ऐसे बोलोगे। लेकिन हमेशा प्रोग्रामिंग और एरे के इंडेक्सिंग नंबर के थ्रू अगर मैं पूछूं तो आप बताओगे ये कौन सा डेटा है, या आप बोलोगे ये 0 नंबर का डेटा है, 0 इंडेक्सिंग नंबर का। अगर इससे पूछूंगा तो आप बताओगे ये फर्स्ट इंडेक्सिंग नंबर का और ये सेकंड इंडेक्सिंग नंबर का, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जो फर्स्ट इंडेक्सिंग नंबर पे अमित डेटा है, सिर्फ मैं इसको प्रिंट आउट करवाऊँ। तो आप क्या करोगे, जहाँ आपने विंडो डॉट अलर्ट में एक्स राइट किया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्स राइट करने का मतलब क्या होगा कि यहाँ जितने भी डेटा हैं वो तीनों प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन मेरे को प्रिंट किसको करना है, अमित को प्रिंट करना है। आपको यहाँ पे एरे का सिंबल देना होगा, मीन्स इस तरह से आपको बिग ब्रैकेट को ओपन करना होगा। यहाँ पे पहले एक्स राइट कर लो यहाँ पे, ठीक है। एक्स आपने राइट किया, एक्स के बाद आप बिग ब्रैकेट का सिंबल दो, जिससे कि पहचान पता चलती है कि ये एरे की पहचान है, ठीक है। और इसके अंदर आप इंडेक्सिंग नंबर को पास कर दो। मैं किसको चाहता हूँ प्रिंट करना, अमित को। अमित कौन सी इंडेक्सिंग नंबर पे है, 1 इंडेक्सिंग नंबर पे। तो मैं यहाँ पे देखो 1 राइट इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। अगर अब मैं इसे सेव करके रन करूँगा और प्रिंट करूँगा तो देखिएगा क्या प्रिंट होगा, सिर्फ अमित ही प्रिंट होगा। देखो मैंने इसे रिलोड किया और यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, सिर्फ अमित प्रिंट हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप इन इंडेक्सिंग नंबर को यूज़ करोगे। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से आप समझिए। आप यहाँ पे देखो, इस वेरिएबल को भी मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बुक नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है। और इसके अंदर मैं अलग अलग डेटा को स्टोर करने वाला हूँ, ठीक है। मीन्स काफ़ी सारे डेटा को। तो जैसे कि मैं यहाँ पे पहला डेटा स्टोर कर देता हूँ हिंदी के नाम से, ठीक है। फिर कॉमा दे के सेपरेट करूँगा डेटा को और यहाँ पे इंग्लिश को स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। फिर कॉमा दे के इसे सेपरेट करूँगा और यहाँ मैथ्स को स्टोर कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं कॉमा दे के इसे सेपरेट करूँगा और यहाँ साइंस को स्टोर कर लेता हूँ, ओके। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इस बुक के अंदर कितने डेटा स्टोर हो गए, 1 2 3 4। ये 4 डेटा स्टोर हो चुके हैं, ठीक है। मीन्स इस बुक वेरिएबल को कितने मेमोरी ब्लॉक मिल गए होंगे, रैम में 4 मेमोरी ब्लॉक मिल गए होंगे, ठीक है। तभी तो ये चारों डेटा स्टोर होंगे आपके रैम में, ओके। अब अगर मैं देखो यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट के अंदर अगर मैं बुक को प्रिंट कर दूँ सिंपली कुछ इस तरह से, तो मेरे को क्या प्रिंट होगा, तो जितना भी इस एरे के अंदर इस वेरिएबल में डेटा होगा ये सारे के सारे डेटा प्रिंट हो जाएंगे। जैसे कि देखो मैं यहाँ रिलोड करता हूँ और यहाँ देखो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस चारों प्रिंट हो गए, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, सिंपली इंग्लिश को प्रिंट करना या फिर मैथ्स को प्रिंट करना। तो कैसे करूँगा, इंडेक्सिंग नंबर के थ्रू इसे प्रिंट करूँगा। तो अगर मैं आपसे पूछूँ जो हिंदी है आपका वो कितने इंडेक्सिंग नंबर पे है, 0, इंग्लिश 1, मैथ्स कितने पे है, 2 पे, साइंस कितने पे है, 3 पे। तो आप यहाँ पे ना काउंटिंग ही कर रहे हो, लेकिन काउंटिंग कहाँ से शुरू हो रही है, इंडेक्सिंग नंबर की 0 से शुरू हो रही है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो इंग्लिश को प्रिंट करना या मैथ्स को या साइंस को प्रिंट कराना, तो आप इसका इंडेक्सिंग नंबर कहाँ दोगे, इस बुक के आगे आप ये बिग ब्रैकेट्स का सिंबल दोगे और इसमें राइट कर दोगे, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ साइंस को प्रिंट करना, तो साइंस का इंडेक्सिंग नंबर क्या होगा, काउंट करो जरा, 0 1 2 3। तो आप यहाँ पे 3 टाइप कर दो, सेव करो इसको और यहाँ पे इसे रन करके टेस्ट करो, देखो कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे देखो आ गया आपका साइंस। सो उम्मीद करता हूँ अब आपको सही से समझ में आ गया होगा कि इंडेक्सिंग नंबर क्या है और इसको कैसे यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, अब जानते हैं ड्यूरिंग डिक्लेरेशन और आफ्टर डिक्लेरेशन। आपको तो याद ही होगा कि हम जब वेरिएबल बनाया करते थे तो हमने इसमें ये चीज़ सीखी थी कि वेरिएबल को हम ड्यूरिंग डिक्लेरेशन के माध्यम से भी बना सकते थे और आफ्टर डिक्लेरेशन के माध्यम से भी, ठीक है। तो जैसे मैं सबसे पहले आपको ड्यूरिंग डिक्लेरेशन समझाता हूँ कि वो क्या है। तो अगर आप क्या करते हो, अगर आप वेरिएबल बनाते हो किसी भी नाम से और उसके अंदर आप तुरंत वैल्यू को असाइन कर देते हो, तो आप इसे क्या बोलोगे, ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी वेरिएबल को पहले बना लो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और उसके बाद में अगर आप इस तरह से वैल्यू असाइन करोगे तो ये क्या होगा आपका आफ्टर डिक्लेरेशन,
आपको ये बात तो पता ही है कि ड्यूरिंग डिक्लेरेशन क्या होती है और आफ्टर डिक्लेरेशन क्या होती है। ये तो हमने सीखा अभी नॉर्मल जो हम वेरिएबल बनाते थे ऑर्डिनरी के रिस्पेक्ट में, ऑर्डिनरी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को एरे के रिस्पेक्ट में सीखें और फिर एरे के रिस्पेक्ट में कैसे होगा जरा वो समझिए, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे वेरिएबल बनाते थे, वेरिएबल आपने बनाया, नाम दिया और आपने यहाँ पे क्या किया, तुरंत वैल्यू को असाइन कर दिया, तो ये क्या हो गया, ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। तो उसी तरह से यहाँ देखो आप एरे के अंदर भी आप ऐसे ही तो करते हो। जैसे अभी हमने क्या किया, बुक नाम से वेरिएबल बनाया, ठीक है, और यहाँ पे हमने बिग ब्रैकेट्स का चित्र दिया। अब बिग ब्रैकेट्स का चित्र देने का मतलब पता है क्या होता है आपको, ये एक तरीके से पहचान है एरे की, ठीक है। अब यहाँ देखो वेरिएबल का जो नाम है वो तो कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हो और जो नाम में कोई आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप पहचानोगे कैसे कि ये वेरिएबल जो है वो एरे वेरिएबल है। आप उसकी वैल्यू को देख के पहचान सकते हो कि ये वेरिएबल जो है आपका एरे वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि जो भी एरे वेरिएबल होता है उसका डेटा हम किसके अंदर असाइन करते हैं, इन बिग ब्रैकेट्स के चित्र के अंदर असाइन करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी वैल्यू होगी, अगर किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है अगर वो बिग ब्रैकेट्स के अंदर है तो वो वेरिएबल आपका क्या होगा, एरे वेरिएबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई वेरिएबल की जो वैल्यू है सिंपली इसी तरह से डिफाइन होगी तो वो वेरिएबल आपका कौन सा वेरिएबल कहलाएगा, ऑर्डिनरी वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, ड्यूरिंग डिक्लेरेशन और आफ्टर डिक्लेरेशन। सो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ड्यूरिंग डिक्लेरेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ देखो हमने क्या किया, यहाँ वेरिएबल का नाम दिया और मैं यहाँ पे सभी डेटा को इस तरह से असाइन कर देता हूँ। जैसे मैंने हिंदी असाइन कर दिया, फिर इंग्लिश को असाइन कर दिया, फिर मैंने यहाँ मैथ्स को असाइन कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ड्यूरिंग डिक्लेरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं इसे बोलूँ कि हम अभी यहाँ पे कैसे एरे में डेटा स्टोर कर रहे हैं, अभी हम यहाँ एरे में ड्यूरिंग डिक्लेरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि जिस तरह से देखो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, एरे में ड्यूरिंग डिक्लेरेशन का यूज़ करके डेटा को एरे के अंदर मीन्स एरे वेरिएबल में स्टोर किया, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं क्या कि हम आफ्टर डिक्लेरेशन के माध्यम से इसके अंदर वेरिएबल में डेटा को स्टोर करें। तो वो कैसे होगा जरा वो समझिए। सबसे पहले अगर आप एरे वेरिएबल में आफ्टर डिक्लेरेशन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, वेरिएबल का नाम लिख लेना है। जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ, सिटी के नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। तो आप इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर दे करके यहाँ पे बिग ब्रैकेट्स का चित्र आप दे करके इस तरह से एम्प्टी उसे छोड़ दो, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर आप आफ्टर डिक्लेरेशन करना चाहते हो एरे वेरिएबल का तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नाम लिखना है, असाइनमेंट ऑपरेटर देना है और साथ ही साथ बिग ब्रैकेट्स का चित्र ऐसे ही खाली छोड़ देना है टर्मिनेट करके, ठीक है। उसके बाद अभी आपने क्या सीखा था, इंडेक्सिंग नंबर सीखा था। आपने अभी क्या सीखा, इंडेक्सिंग नंबर। क्या होता है इंडेक्सिंग नंबर, इंडेक्सिंग नंबर से हम एरे के किसी भी डेटा को निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर डेटा को, ठीक है। जैसे कि अभी अब इसमें ही देख लो, इसमें जो हिंदी है वो कौन से इंडेक्सिंग नंबर पे है, 0 इंडेक्सिंग नंबर पे। इंग्लिश कौन से इंडेक्सिंग नंबर पे है, 1 इंडेक्सिंग नंबर पे। और मैथ्स कौन से इंडेक्सिंग नंबर पे है, 2 इंडेक्सिंग नंबर पे, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, अगर आप इनमें से किसी एक को प्रिंट करवाना चाहते तो आप कैसे करवाते थे, बुक पहले राइट कर देते थे, उसके आगे बिग ब्रैकेट्स का चित्र देते थे और उसके अंदर इंडेक्सिंग नंबर को आप पास करके उसे प्रिंट करवा देते थे। तो जिस तरह से आप प्रिंट करवाते थे उसी तरह से आपको यहाँ पे आफ्टर डिक्लेरेशन ही करना है, ठीक है। जैसे देखो मैं चाहता हूँ इस सिटी के 0 इंडेक्सिंग नंबर पे कौन सा डेटा रहे, तो उसे आपको यहाँ पे इस तरह से लिख के डिफाइन करना होगा। जैसे देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ सिटी के 0 इंडेक्सिंग वाले नंबर पे क्या डेटा हो, आप उस तरह से यहाँ पे राइट कर दो। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ दिल्ली, ओके। फिर मैं यहाँ राइट कर देता हूँ सिटी के फर्स्ट वाले इंडेक्सिंग नंबर पे। अभी देखो हमने यहाँ पे कौन सा इंडेक्सिंग नंबर डिफाइन किया है, 0 इंडेक्सिंग नंबर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिटी का जो फर्स्ट इंडेक्सिंग नंबर है उसके ऊपर आप डेटा असाइन कर दो। तो मैं यहाँ करता हूँ मुंबई, ओके, ठीक है। आप सिटी के सेकंड इंडेक्सिंग नंबर पे अगर डेटा स्टोर करना चाहते हो तो आप इस तरह से आप डेटा स्टोर करते जाओ, ठीक है। तो आप जितने डेटा स्टोर करना चाहते हो यहाँ पे डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आफ्टर डिक्लेरेशन कैसे होता है और ड्यूरिंग डिक्लेरेशन कैसे होता है। तो ये था आपका ड्यूरिंग डिक्लेरेशन का मेथड और ये था आपका आफ्टर डिक्लेरेशन का मेथड, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए, अगर मैं चाहता हूँ सिटी के
मुंबई को प्रिंट करवाना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, विंडो डॉट अलर्ट में सिटी के साथ इंडेक्सिंग नंबर पास कर दूंगा 1 और इसको प्रिंट करवा दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इन तीनों को एक साथ प्रिंट करवाना, तो मैं किसको प्रिंट करवाऊँगा, इस सिटी को प्रिंट कर दूंगा। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, मैंने यहाँ राइट किया विंडो डॉट अलर्ट, ओके, और इसमें अगर मैं सिटी टाइप कर दूँ सिंपली, ठीक है, तो सिटी क्या है, एक एरे है और इसके अंदर कितने डेटा है, ये तीनों डेटा इसमें है। अभी देखो मैं इसे सेव करता हूँ और इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो मैंने इसे रिलोड किया तो यहाँ पे देखो क्या क्या प्रिंट हो गया, दिल्ली, मुंबई, गोवा, तीनों प्रिंट हो गया। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ दिल्ली प्रिंट हो। तो आप क्या करो, सिटी के बाद बिग ब्रैकेट दो और जीरो इंडेक्सिंग नंबर यहाँ पे पास कर दो। ठीक है, तो हमने यहाँ जीरो इंडेक्सिंग नंबर क्यों दिया, क्योंकि जो दिल्ली है वो कौन से इंडेक्सिंग नंबर पे है, जीरो इंडेक्सिंग नंबर पे है। ठीक है, सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा क्या प्रिंट होगा। देखो क्या प्रिंट हुआ, दिल्ली प्रिंट हो गया। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप एरे में भी ड्यूरिंग डिक्लेरेशन और आफ्टर डिक्लेरेशन आप किस तरह से कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, अब चलिए सीखते हैं कि किस तरह से हम यूज़र से इनपुट लेकर के उसको एरे में स्टोर करके किस तरह से उसे प्रिंट करते हैं। ओके, तो जितने भी मैंने यहाँ पे कोडिंग करी है स्क्रिप्ट डॉट जी एस के अंदर, मैं इसे पहले डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ आ जाओ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक फॉर्म बनाया है। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर हमने आईडी रखी है FRM और यहाँ पे एक यूज़र नेम का इनपुट बनाया है। ठीक है, जिसमें कि आईडी का नाम क्या है, यूज़र नाम है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक इनपुट टाइप सबमिट बटन बना लिया है। ठीक है, सो मैं अभी अगर इसे सेव करके रन करूँ तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जो भी यूज़र इसमें टाइप करे और सबमिट करते ही क्या हो, वो विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से प्रिंट हो जाए एरे के माध्यम से। ठीक है, तो अब वो कैसे होगा जरा वो देखिए। आप क्या करो, सबसे पहले इस डेटा को जो इनपुट टाइप में आ रहा है इसको पहले आप क्या करोगे, एरे में स्टोर करके रखोगे। ठीक है, तो जरा आ जाइए यहाँ स्क्रिप्ट डॉट जी एस के अंदर और सबसे पहले हम अभी क्या करेंगे, इसको भी स्टोर करके रखेंगे। लेकिन आपको याद है ना कि हमें क्या करना है, जब फॉर्म सबमिट हो तो यहाँ पहले आप फॉर्म को भी सिलेक्ट करके रखोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल से अभी एक ऑर्डिनरी वेरिएबल बना लेता हूँ फॉर्म के नाम से और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से मैं फॉर्म को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, सो मैंने FRM यहाँ डाल दिया। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, इस फॉर्म के अंदर मेरा जो फॉर्म था वो सेलेक्ट होके आ गया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से। ठीक है, अब मेरे को यहाँ माउस इवेंट लगाना होगा, तो मैं यहाँ माउस इवेंट लगाता हूँ कि जब मैं फॉर्म पर ऑन सबमिट करूँ, क्या करूँ, ऑन सबमिट मीन्स जब मेरा फॉर्म जो है वो सबमिट हो तो क्या हो, तो जो भी हो वो इस फंक्शन के अंदर हम असाइन कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक एरे वेरिएबल बनाऊँगा। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी है, कभी भी अगर हम यूज़र से कुछ भी इनपुट लेते हैं तो उसके इनपुट को हम आफ्टर डिक्लेरेशन में असाइन करते हैं। ठीक है, कैसे जरा वो देखिए। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ यूज़र के नाम से, और ये मैंने कौन सा वेरिएबल बनाया है, ये वेरिएबल मैंने ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं बनाया है, ये मैंने एरे वेरिएबल बनाया है। ठीक है, क्योंकि इसकी पहचान क्या है, आप इसकी वैल्यू से जान सकते हो कि ये कौन सा वेरिएबल है। ठीक है, ऑर्डिनरी या फिर एरे। ओके, सो यहाँ पे देखो बिग ब्रैकेट्स का चित्र है, तो ये कौन सा है आपका वेरिएबल, एरे वेरिएबल है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इस यूज़र के ज़ीरो इंडेक्सिंग नंबर पे मैं जो उसको स्टोर करना चाहता हूँ जो भी यूज़र टाइप करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या टाइप करता हूँ, यूज़र और बिग ब्रैकेट्स के चित्र में ज़ीरो ऐसे टाइप कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यूज़र के जीरो इंडेक्सिंग नंबर पे स्टोर करता हूँ जो भी यूज़र ने टाइप किया है। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी के माध्यम से जो भी यूज़र ने टाइप किया है उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी यूज़र ने टाइप किया उसकी वैल्यू को हमने इसके अंदर स्टोर करके रख लिया। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, विंडो डॉट अलर्ट से इसको प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, सो मैं यहाँ राइट कर देता हूँ यूज़र और यहाँ टाइप कर देता हूँ ज़ीरो इंडेक्सिंग नंबर। ठीक है, सेव कर लेता हूँ इसको और रन करके हम टेस्ट करते हैं क्या ये वर्क करता है या नहीं। ओके, सो देखिए मैंने यहाँ पे टाइप किया एडमिन, सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखो क्या प्रिंट हो गया, एडमिन प्रिंट हो गया। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आया कि आप किस तरह से यूज़र से इनपुट ले करके उसको प्रिंट करवा सकते हो। ओके,
तो चलिए अब हम एक और इसके अंदर टास्क को कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर हम अब करेंगे फॉर्म का वैलिडेशन। आपको याद होगा जिस तरह से हमने पहले लॉगिन फॉर्म का वैलिडेशन किया था, उसी तरह से हम इसके अंदर भी एक लॉगिन फॉर्म का वैलिडेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यूज़र नेम वाली फील्ड तो बनी ही हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पासवर्ड वाली फील्ड भी बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने पासवर्ड बनाया और यहाँ पे इनपुट टाइप पासवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, नेम वगैरह भी मैं हटा दूंगा, अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें मैं आईडी पास कर देता हूँ पास। ठीक है, ये यूज़र और ये पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस इनपुट टाइप के बाद यहाँ ब्रेक लगा दूंगा, BR टैग। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, एक लाइन छोड़ करके मेरे पास ये पासवर्ड दिखाई देगा। ओके, सेव कर लेता हूँ, रन करके वो टेस्ट करता हूँ कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबमिट का बटन भी हम नीचे कर देते हैं 2 बार ब्रेक लगा करके। सो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे और इसे रिलोड करता हूँ। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से मेरे को यूज़र का डिज़ाइन जो है फॉर्म का वो देखने को मिलता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ यूज़र नेम में अमित टाइप हो और पासवर्ड में 123 टाइप हो, सबमिट हो तो लॉगिन सक्सेस हो जाए। अब इसे हम एरे की मदद से कैसे बनाएंगे ज़रा वो देखिए। script.js में आइए, यहाँ पे देखो फॉर्म ऑन सबमिट होने की कोडिंग हो रखी है और हमने यहाँ पे क्या किया है, चलिए यूज़र नाम का एक एरे वेरिएबल बना रखा है। ठीक है, यूज़र नाम के 0 इंडेक्सिंग नंबर पे हमने यूज़र की वैल्यू को स्टोर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी वेरिएबल में यूज़र के फर्स्ट इंडेक्सिंग नंबर पे मैं उसके यूज़र के पासवर्ड को भी स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, सो मैंने यहाँ document.getElementsID लगाया और यहीं पे मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड वाली वैल्यू को भी स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको विंडो डॉट जो अलर्ट हो रहा है ये यूज़र 0, इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो आप एक बार फिर से इसे समझने की कोशिश करिए। हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर्म को सबमिट करते हुए हमने एक फंक्शन बनाया और एक वेरिएबल बनाया, एरे वेरिएबल। ठीक है, उसके अंदर हमने आफ्टर डिक्लेरेशन करी। आफ्टर डिक्लेरेशन में क्या किया, हमने यूज़र के 0 इंडेक्सिंग नंबर पे हमने यूज़र नेम को स्टोर कर दिया और यूज़र के फर्स्ट इंडेक्सिंग नंबर पे हमने पासवर्ड को स्टोर कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा लेंगे। कंडीशन कैसे लगेगी जरा वो देखिए। यहाँ मैंने कंडीशन लगाई, इफ़ अगर यूज़र 0 इंडेक्सिंग नंबर अगर अमित के बराबर है, किसके बराबर है, अमित के बराबर है, तो क्या होना चाहिए उसे मैं इसमें डिफ़ाइन कर दूंगा। तो अगर यूज़र ने अमित टाइप किया है यूज़र नेम में तो क्या हो, फिर से कंडीशन चेक हो, क्या यूज़र के फर्स्ट इंडेक्सिंग नंबर मीन्स पासवर्ड में क्या 123 टाइप हुआ है। अगर 123 टाइप हुआ है तो जो भी हो वो इसके अंदर एग्जीक्यूट करेगा, इस वाले इफ़ के अंदर। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, अगर ऐसा हुआ है तो विंडो डॉट अलर्ट हो जाए लॉगिन सक्सेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले कंडीशन लगाई इफ़ और हमने यहाँ पे पास किया अगर यूज़र के 0 इंडेक्सिंग नंबर मीन्स यूज़र के 0 इंडेक्सिंग नंबर पे क्या है, यूज़र नेम की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे यही डिफ़ाइन किया है, क्या यूज़र नेम की वैल्यू में अमित टाइप हुआ है। अगर अमित टाइप हुआ है तो क्या हो, फिर पासवर्ड चेक हो, क्योंकि यूज़र के फर्स्ट इंडेक्सिंग नंबर में क्या स्टोर है, पासवर्ड वाली वैल्यू। और अगर यूज़र ने 123 टाइप किया है तो विंडो डॉट अलर्ट हो जाए लॉगिन सक्सेस। तो अगर देखो मैं इस वाले इफ़ का अगर एल्स प्रेजेंट करूँगा तो क्या होना चाहिए, एल्स इसका फॉल्स कंडीशन क्या होगी, मीन्स यूज़र ने पासवर्ड 123 टाइप नहीं किया है। अगर यूज़र ने पासवर्ड 123 टाइप नहीं किया है तो क्या हो, विंडो डॉट अलर्ट हो जाए रॉन्ग पासवर्ड। ओके, ठीक है, अब जो यहाँ पे देखो हमने इस वाले इफ़ का तो एल्स डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखो जो बड़ा वाला इफ़ है, ये वाला मेन, इसमें हमने क्या डिफाइन किया है, क्या यूज़र नेम अमित है या नहीं। अगर है तो पासवर्ड चेक होगा, लेकिन अगर यूज़र नेम अमित नहीं है तो क्या होना चाहिए, एल्स में हम डिफाइन कर देते हैं विंडो डॉट अलर्ट हो यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, सो हमने देखो यहाँ पे कंडीशन भी लगा लिया एरे के शब्दों में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या फ़ायदा मिला, आपको यहाँ पे ये फ़ायदा मिला कि आपको अलग अलग वेरिएबल में
जो अलग अलग नाम से आप वेरिएबल बनाते थे आपको वो नहीं बनाना पड़ा, आपको नाम सोचना नहीं पड़ा, आपने सिर्फ एक ही वेरिएबल बनाया और उसी एक वेरिएबल के अंदर आपने सभी डेटा को स्टोर कर दिया। लेकिन अगर आपको अलग अलग डेटा को स्टोर करना होता था तो आप अलग अलग नाम से वेरिएबल बनाते थे, आपको नाम सोचने में भी दिक्कत होती थी। लेकिन यहाँ पे किसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, यूज़र के नाम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए हमने एक ही एरे वेरिएबल बनाया और उसी एरे वेरिएबल के अंदर अलग अलग इंडेक्सिंग नंबर पे हमने यूज़र के डेटा को स्टोर कर लिया और उसके बाद अलग अलग इंडेक्सिंग नंबर के डेटा पे हमने कंडीशन को लगा के कंडीशन भी चेक कर ली। ठीक है, सेव करके मैं इसे रन करता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा किस तरह से वर्क करता है। सो मैंने यहाँ पे टाइप किया अमित STP और पासवर्ड 123 डालता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखो क्या लिखा आया, यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अमित टाइप कर दूँ और पासवर्ड गलत डाल दूँ, ठीक है, और सबमिट करूँ तो देखो क्या आएगा, रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, लेकिन अगर मैं अमित भी लिख दूँ और पासवर्ड भी 123 डाल दूँ और सबमिट करूँ तो देखो क्या आ गया, लॉगिन सक्सेस आ गया। ठीक है, सो आई थिंक आपको एरे का कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ गया होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे दोबारा से देखिएगा। इस वीडियो को मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, जिससे कि आपका जो एरे का कॉन्सेप्ट है इंडेक्सिंग नंबर के प्रति वो क्लियर हो जाए। और अगर ऐसी कोई बात जो इसमें समझ में ना आई हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे। ओके, सो इसके आगे के एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।